डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका। यदि आपने CUET UG कंप्लीट करके DU में या किसी अन्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में आप जूझ रहे हो, 4 ईयर कोर्स, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, तो आपको बधाई, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल पे पहुंचे हैं जो आपके लाइफ को आसान करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। मुझे पता है कि जो स्टूडेंट DU में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया उनकी क्या हालत हो रही होगी। माई हार्ट गोज विथ यू, क्योंकि मैंने आपको हेल्प भी किया था CUET UG एग्जाम के लिए। वैसे बहुत लोगों ने आप में उसमें से नहीं देखा होगा उन वीडियोस को, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स और कम्बरसम और बहुत मेसी टाइप के एग्जामिनेशन प्रोसेस को करने के बाद आप जब एक एडमिशन लेते हैं और आपको पता लगता है कि अब 4 साल का कोर्स है, उसमें भी केवल फर्स्ट ईयर का सिलेबस, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पता है, आगे क्या पढ़ना है पता ही नहीं, और सिलेबस में क्या बातें हैं वो भी पता नहीं, तो ये डबल ट्रिपल वाहमी जिसको हम बोलते हैं वो आप फेस कर रहे हैं। ये चैनल आपको जस्ट बता दें कि पिछले 4 सालों से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए पहले शुरू किया गया था, लेकिन जैसा मेरे किसी एक स्टूडेंट ने कहा है कि नाउ पॉल साइंस हेल्प UG के साथ भी और UG के बाद भी। तो आप केवल ये अंडर ग्रेजुएट में ही नहीं, लेकिन जब आप PG एंट्रेंस टेस्ट देंगे JNU और DU या अदर यूनिवर्सिटी की, तो आपको मदद मिलेगी काफी ज्यादा। उसके बाद भी यदि आप UGC नेट देंगे तो आपको मदद मिलेगी, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज एंड अदर्स देंगे तब भी आपको ये चैनल मदद करेगा। बेसिकली इस चैनल का एक प्रयास ये है कि एक पैशनेट ग्रुप ऑफ कम्युनिटी पीपल, स्टूडेंट कम्युनिटी के फॉर्म में बिल्ड की जाए, जिनको लर्न करने में मजा आता है, जिनको नॉलेज शेयर करने में मजा आता है, और जिससे वो दुनिया में छोटा सा बदलाव लाना चाहते हैं। दैट्स ऑल। ये है, ये प्रयास में आप शामिल आज हो रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई एंड स्वागत भी फिर से एक बार। आज इस वीडियो में जो एक तरह का पहला वीडियो है इस सीरीज का, जो मैं कह रहा हूं FYUGP सीरीज का, उसमें हम स्टेट क्राफ्ट जो सिलेबस में है इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके भी पार्ट 1 को, इसको मैंने 2 पार्ट में लिया है। और मैं यहां पे एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे आपके सिलेबस के अधिकतर जो नए सिलेबस भी होंगे वो थीम वीडियोस हैं अवेलेबल, आप जस्ट सर्च कर लीजिए। जो नहीं होगा, जैसे ये नहीं है, इसको मैंने दिया है। इस तरह से जो भी नई सिलेबस में आएंगी उसको मैं कवर कर दूंगा, जिससे 100% वीडियो लेक्चर आपको यहां मिल जाए। चलिए, इस लंबे भाषण के बाद जो है, सॉरी मैं थोड़ी भाषण ज्यादा दे देता हूं, इसके लिए आप मुझे माफ करेंगे। चलिए हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं बहुत तेजी से। स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया, ये इसको सिचुएट करते हैं कि ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो कहां पे आपके सिलेबस में आता है। बेसिकली ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो है, सेकंड कोर्स है। एक में तो आपको नेशनलिज्म, कॉलोनिज्म पढ़नी है, और दूसरे में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो है पूरी थीम आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। जो नेशनलिज्म वाली जो है उसमें कुछ मैं आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि उसमें काफी कम है इस चैनल पे, क्योंकि पहले वो जो है इलेक्टिव कोर्स थी, अब वो कोर कोर्स में डाल दी गई है। ये जो है आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये इन्होंने नया जो है इधर उधर से लेके दिया है। पहले आपके जो सीनियर होते थे वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 पढ़ते थे सेमेस्टर 5 में, उसके बहुत सारे पॉइंट को इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया है, लेकिन कुछ नए तरीके से भी दिया। जैसे न्याय नीति पहले बिल्कुल नहीं था, सभा समिति नहीं थी, राज्य राष्ट्र नहीं था, वर्णा जाति अलग अलग ढंग से थी, तो ये भी अलग से उन्होंने दिया है, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 जो आपके 10 आवर्स का है, उसको हम लोग 2 वीडियो में 2 घंटे में, समझिए कि इसको लेक्चर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो यूनिट 1 स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। ये इस वीडियो में हम क्या क्या कर रहे हैं, ये पार्ट 1 है जैसा मैंने आपको बताया। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टेट की अवधारणा क्या है और स्टेट क्राफ्ट, क्योंकि आपका टॉपिक है स्टेट क्राफ्ट, तो हम लोग ये जानेंगे कि स्टेट क्राफ्ट का मायने क्या होता है, स्टेट का मायने क्या होता है। आप पहली बार शायद इन सब शब्दों से जो है रूबरू हो रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के रूप में। आप में से कई लोगों ने तो क्लास 12 में हो सकता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ा भी नहीं हो, साइंस बैकग्राउंड या अदर से भी हो सकते हैं आप। देन हम लोग देखेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, किन बुक्स या किन थिंकर से हम लोग ये सब लेकर के आपको मैं बता रहा हूं। देन थर्ड हम लोग देखेंगे कि ओरिजिन एंड नेचर ऑफ स्टेट जो है वो हिंदू पॉलिटिकल थॉट में क्या है। यहां हिंदू बुद्धिस्ट मैंने अलग किया, जिसको कि ब्राह्मणिक एंड श्रमणिक भी कहते हैं, इस पे थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। 2 अलग अलग धाराएं हो जाती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, एक जो है ब्राह्मणिक है
आप इसको ब्राह्मणी कहिए, और एक श्रमणिक हो जाती है जिसमें कि बुद्ध, जैन, योगा, सिद्धा एंड अदर जो सबअल्टर्न जो थॉट आते हैं उस पर भी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। देन ओरिजिन एंड नेचर ऑफ स्टेट बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में कैसी दिखती है, और उसके हम लोग समअप करेंगे। इसके साथ में चूंकि आपको पास्ट ईयर पेपर तो कुछ है नहीं, इसमें नया सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि किस तरह के क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन सब के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। स्टेट के जो मीनिंग एंड डेफिनेशन है, स्टेट देखिए एक अभी पूरे दुनिया में यदि आप देखेंगे तो स्टेट और उसके साथ में नेशन, तो नेशन स्टेट आप सुनते होंगे, ये दो बहुत रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है जो डे टू डे में हमें जैसे फर्क पड़ता है। आप रोड पे चलते हैं और आपका ट्रैफिक पे चालान हो जाता है तो आपको स्टेट से टकराना पड़ता है। आप कोई एग्जाम देते हैं, एनटीए का एग्जाम, और वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, तो आप स्टेट से आप जो है टकराते हैं। स्टेट क्या है? जो कानून बनते हैं तो हमें स्टेट कानून बनाता है, स्टेट के लॉ को हमें जो है मानना होता है। टैक्स देते हैं तो हम स्टेट को टैक्स देते हैं। हमें कोई परेशानी आती है, हम पे कोई अटैक करता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, स्टेट के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, स्टेट के पास जाते हैं। ये स्टेट क्या है? स्टेट जो है एक तरह से, इसका ये डेफिनेशन को जरा गौर से देखिए, फिर इसको सिंपल वे में समझेंगे। इट इज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैविंग सॉवरेनिटी ओवर ए फिक्स्ड टेरिटरी एंड पॉपुलेशन रिसाइडिंग विद इन दैट टेरिटरी। तो मतलब एक सॉवरेन जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। सॉवरेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? जिसके ऊपर कोई और सत्ता नहीं है, वो सॉवरेन है। जैसे मान लीजिए इंडिया एक स्टेट है, तो इंडिया के ऊपर अब दुनिया में कोई नहीं है, इस प्लैनेट अर्थ पे कोई ये कहने वाला नहीं है इंडिया को कि तुम ऐसे करो वैसे करो, कोई इसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, वो उसको सॉवरेन कहते हैं। तो एक तो सॉवरेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो एक फिक्स टेरिटरी, आप देख रहे हैं कि एक फिक्स टेरिटरी है, उसका एक फिक्स बॉर्डर है, उसमें अंदर में पॉपुलेशन है, जैसे 140 करोड़ लोग इसमें हैं जो कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी कहलाते हैं, और एक इफेक्टिव गवर्नमेंट इसके यहां होना चाहिए जो कि शासन कर सके, वहां व्यवस्था बनाए रख सके, और इसमें जो है डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि दूसरे स्टेट से वो अपना फॉरेन रिलेशन मेंटेन कर पाए, हो चाहे नहीं हो। जैसे कि आप देखेंगे कि ताइवान है, बहुत कम स्टेट उसको दूसरे स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन वो एक जैसा है, मतलब वैसे तो मतलब ताइवान इज नॉट ए गुड, क्योंकि वो तो स्टेट है या नहीं इस पे भी डिस्प्यूट। लेकिन आप अफगानिस्तान को देखिए, जो तालिबान का अफगानिस्तान है, वो स्टेट बिल्कुल है, जबकि उसको मान्यता लगभग किसी और स्टेट से नहीं है, लेकिन उसमें डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी है कि वो रिलेशन मेंटेन कर सके। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन होना जरूरी नहीं है, रिकॉग्निशन दूसरे स्टेट के द्वारा होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि उसमें वो कैपेबिलिटी हो। तो यहां पे यदि आप आ जाइए तो स्टेट के जो इसेंशियल जो कंपोनेंट है, जो कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में हुई थी, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसमें यह माना गया था कि एक स्टेट हम उसको बोलेंगे जो एक डिफाइंड टेरिटरी हो, जिसका एक डिफाइंड बॉर्डर हो, एक परमानेंट पॉपुलेशन हो, ये नहीं कि पॉपुलेशन आपने फ्लेक्सिबल है कि कभी है कभी नहीं है, परमानेंट पॉपुलेशन वहां रिसाइड करती हो उस टेरिटरी के अंदर, सॉवरेनिटी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, मतलब कि अंदर में भी एक ही आदमी एक रूल का सत्ता होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मोनार्क हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो, कोई भी हो, और बाहर भी उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं होनी चाहिए, एक इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट होना चाहिए। तो वही बात यहां पे भी लिखी गई है। अब यहां पे एक और देखिए, वेबर के अनुसार, जो मैक्स वेबर बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, वेबर की थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, उन्होंने कहा था कि ये एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है जो सक्सेसफुली क्लेम करती है मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन ए गिवन टेरिटरी। मतलब एक टेरिटरी में काफी सारे लोग हैं, वो मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनती है, और उस टेरिटरी में वो जो है मोनोपोली ऑफ वायलेंस रखते हैं। मतलब कि स्टेट को यदि आप गौर कीजिएगा तो जितने मेंबर हैं, जो लोग होते हैं जो स्टेट को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देते हैं, मतलब स्टेट के अंदर रहते हैं और उसके टैक्स पे करते हैं, उसकी लॉ को मानते हैं, उसको पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो उन लोगों ने अपनी सारी जो ताकत है, जो भी है, वो निहित कर देते हैं एक सॉवरेन पावर में। जैसे अब हमारे यहाँ पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट है उसमें हमने दे दिया, अब उसको मोनोपोली ऑफ वायलेंस हो जाता है। वो कोई भी यहाँ पे डकैती करेगा, रेप करेगा, मर्डर करेगा, हत्या, कोई भी कोई भी लॉ को ब्रेक करेगा, तो वो जो है उसके हाथ में दंड है, मतलब उसको मोनोपोली ऑफ वायलेंस है, लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स। मतलब केवल स्टेट को ही उस टेरिटरी में
लेजिटिमेट वे में, कानूनी वे में डंडा चलाने का हक है। लाठी चार्ज जो पुलिस करती है, गोली चलाती है, वो केवल स्टेट को है। कोई प्राइवेट पार्टी जो है वो कोई भी हालत में गोली या डंडा नहीं चला सकती है, लेकिन स्टेट चला सकती है। तो इसी को वेवर कहते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन ए गिवन टेरिटरी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है स्टेट का। इट इज ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ ग्लोब। वैसे ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, लाइक लोगों ने समझिए एक तरह से बांट लिया है कि ये हम हैं, ये तुम हो, ये अलग अलग स्टेट हैं। हाईएस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए फिक्स टेरिटरी एंड पॉपुलेशन रिसाइडिंग देयर इन। तो ठीक है, ये सब जो है रिप्रेजेंट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये भी है क्योंकि सॉवरेन है। ऑटोनॉमी ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन ए टेरिटरी, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो अपने आप में सॉवरेन है, उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है। डिनोट द बॉडी पॉलिटिक, पॉलिटिक्स और द पॉलिटिकल, मतलब जो आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो कई बार तो ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज व्हाट पर्टेन्स टू स्टेट। स्टेट कैसे ओरिजिन हुआ, उसका नेचर क्या है, उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, लाइक लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, उनका आपस में रिलेशन कैसा है, जो शासित हैं, जो सब्जेक्ट या जो सिटीजन और जो स्टेट, उनका रिलेशन कैसा है। ये सारी चीजों का अध्ययन ही पॉलिटिकल साइंस है या पॉलिटिक्स है। तो समझिए स्टेट कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको नेशन कह के कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, स्टेट अलग है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नेशन क्या होता है और नेशन स्टेट किसको कहते हैं। अभी आप जस्ट होल्ड ऑन। यहां पे इससे पहले कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, मैं आपको एक बार बताऊं कि मेरी जो वीडियो होती है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, तो उसमें काफी सारे जो हैं वो लाइंस होंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, आपको क्लटर्ड दिखेगा। वो जानबूझ के मैं करता हूं क्योंकि ये वीडियो एक तरह का नोट है। आप उसको एग्जामिनेशन में एज इट इज जो है उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है वो पॉल साइंस हेल्प वेबसाइट पे होगी, उसकी लिंक मैं आपको दूंगा, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप चाहे तो अपनी नोट बना सकते हैं, इसलिए ये वर्ड ही होता है। अब आइए कि ये देखें कि स्टेट क्राफ्ट जो इस थीम का विषय है, उसका मायने क्या होता है। वुड क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट होते हैं, तो मतलब आर्टिस्टिक वे है। तो क्राफ्ट जो है, स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि द स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर। एक तरह समझिए स्टेट मैनशिप, मतलब कि कैसे अपने स्टेट को आप बनाए रखें, उसको मेंटेन करें कि बिखर ना जाए, फेल ना कर जाए स्टेट, और उस स्टेट जो है मजबूत बना रहे, उसमें रहने वाले लोग अच्छे से रहें और फ्लरिश करें, और स्टेट भी जो है बलशाली बना रहे। ये सारा जो करने का जो मैनेजमेंट है स्किलफुली, उसको स्टेट क्राफ्ट कहते हैं। ये तो इसका डिक्शनरी मीनिंग है, आप जाएंगे गूगल में तो आपको ये मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत चीजों को डिनोट करता है, इंप्लाई करता है। जैसे इसमें थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट आता है कि स्टेट बना ही कैसे, कैसे बना, क्या लोगों ने बना दिया, कि भगवान ने बना दिया, कि नेचुरली ग्रो कर गया, जैसे नेचुरली सोसाइटी ग्रो करता है, कम्युनिटी ग्रो करता है, उस टाइप से ग्रो किया है, या वो किनशिप और परिवार या से बना है, उसका नेचर कैसा है, क्या पैट्रियार्कल है, मैट्रियार्कल है, क्या वो टॉर्चरस है, क्या वो बेनिवोलेंट है, क्या वो लोगों के भलाई के लिए है, कि लोगों पे सिंपल शासन करने के लिए बना है। इस टाइप का ये नेचर भी इसमें आता है। देन थ्योरी ऑफ किंगशिप रूल, कौन रूल करता है स्टेट को, क्यों रूल करता है। किंगशिप मतलब केवल किंग मत समझिए, कोई भी रूल करे वो किंग है, चाहे वो डेमोक्रेटिक ही है, तो उसको आप किंगशिप समझिए। तो वो जो रूल करता है उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए उस रूलर में, जो राज करता है, जो स्टेट को, जो स्टेट क्राफ्ट करता है, जो स्किलफुल मैनेजमेंट करके स्टेट को बचाता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए, और कैसे जो है एक किंग या रूलर जो है वो अपने स्टेट को मेंटेन करे, मतलब स्टेट क्राफ्ट के लिए क्या क्या उसको करना चाहिए। एंड फाइनली हम लोग ये भी देखते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में, दूसरी बार आपको बोल रहा हूं कि व्हाई पीपल शुड ओबे द किंग रूलर। जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग क्यों टैक्स देते हैं, हम लोग क्यों लॉ मानते हैं, ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कहलाता है। मतलब हम कॉन्सेंट देते हैं कि यस हमें रूल करो, लेजिटिमेट मानते हैं उस गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ, स्टेट का एग्जीक्यूटिव आर्म, जो एट ए पर्टिकुलर टाइम स्टेट की सॉवरेनिटी को होल्ड करती है और राज काज चलाती है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। स्टेट और गवर्नमेंट में फर्क होता है। गवर्नमेंट जो है वो एक टेम्पोररी जो है वो एक संस्था है एग्जीक्यूटिव की, और स्टेट जो है वो एक परमानेंट संस्था है जो कभी खत्म नहीं होती है। एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्टेट की सॉवरेनिटी को धारण करके स्टेट को मेंटेन करती है।
तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये है कि हम गवर्नमेंट को क्यों मानते हैं, गवर्नमेंट को क्यों लेजिस्लेटिव मानते हैं, या हम जो भी शासक होता है, चाहे रूलर है, मोनार्क है, उसको क्यों मानते हैं, उसके आदेश को क्यों मानते हैं, उसको क्यों टैक्स पे करते हैं, उसके लॉ को क्यों मानते हैं, इसको पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कहते हैं। ये सारी चीजों का जो अध्ययन है वो स्टेट क्राफ्ट के अंदर आता है। अब इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, और सेकेंड जो होगा उसमें हम लोग जो है किंग में क्या वर्च्यू होने चाहिए और कैसे मेंटेन करना चाहिए, इन सब इशू को डिस्कस करेंगे। अब आइए ये देखें कि किन सोर्सेस से इंडियन पॉलिटिकल थॉट बहुत ज्यादा बहुत इसको कहिए सुमेलित ढंग से लिखा गया नहीं है। वो जो एंशिएंट ग्रीक की जो पॉलिटिकल थॉट है, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल या रोमन पॉलिटिकल थॉट, उस तरह से नहीं मिलता है। तो यहां पे सोर्सेज की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और चूंकि हम लोग कॉलोनियल स्टेट रहे, हमारे बहुत ज्यादा खोज भी नहीं हुई कि हमारे एंशिएंट जो थॉट क्या थे, तो उसके चलते बहुत स्केची टाइप का मिलता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंशिएंट में, कि वो क्या सोचते थे स्टेट के बारे में, किंग के बारे में, लाइक दैट। तो लेकिन फिर भी जो कुछ भी सोर्सेज हैं उसको अब एक तरह से अरेंज किया गया है। यहां पे 4 सोर्सेज से मैंने इस वीडियो में लिया है, और जो कोई भी लेगा, आपके क्लास में भी प्रोफेसर इसी से पढ़ाएंगे। एक तो मनुस्मृति, जिसको मानव धर्म शास्त्र कहते हैं। ये करीब 200 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा के बाद, सी मतलब कॉमन एरा होता है, बिफोर कॉमन एरा, या इसको एडीसी भी, बीसी भी कह सकते हैं। तो 200 से 400 सी के बीच में, 200 बीसी से 400 बीसी, मतलब कि बहुत लंबा पीरियड, आप देख लीजिए 600 साल के अंदर इसको जो है कंपाइल किया गया है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा। लेकिन लोग कहते हैं, मानते हैं कि एक आप कह लीजिए मेथोलॉजिकल एक लॉ गिवर था मनु, जिसने कि हम लोगों को लॉ दिया, सोशल लॉ दिया कि कैसे हम लोगों को सोसाइटी में रहना है, कैसे जीवन बिताना है। तो वो मनु के द्वारा जो है लिखा गया। उनके जो शिष्य थे भृगु, ये दोनों ने मिलकर इसको लिखा, ऐसा माना जाता है। वैसे कोई नहीं जानता कि मनुस्मृति किसने लिखा है, इसका कोई ओरिजिनल टेक्स्ट भी नहीं मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। तो ये फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट था जिसको कि ट्रांसलेट किया गया जब अंग्रेज यहां आया 1794 में। सर विलियम जोन्स ने इसको ट्रांसलेट किया। ये पहला संस्कृत टेक्स्ट था, और इसको यूज किया अंग्रेजों ने हिंदू पर्सनल लॉ को फ्रेम करने में। उसी बेसिस पे हमारा हिंदू पर्सनल लॉ जो है फ्रेम हुआ है, मनुस्मृति पे। शांति, तो उससे हमने लिया है ओरिजिन ऑफ स्टेट के क्या मनुस्मृति क्या कहता है। फिर दूसरा जो है वो महाभारत है। रामायण महाभारत आपको पता है बहुत बड़े इपिक हैं। उसमें रामायण महाभारत में 18 बुक हैं जिसको पर्व बोलते हैं। उसमें से एक पर्व है जो सबसे लंबा पर्व है, वो है शांति पर्व। तो शांति नामक बुक से जो है वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। उसमें जो है राजधर्म का कॉन्सेप्ट है। राजधर्म जो है नथिंग बट स्टेट क्राफ्ट है। तो वहां से हमने लिया है। इसमें ये जो लिखा जो गया है, वैसे तो माना जाता है कि महाभारत करीब 10,000 साल पहले शायद हुआ था वो घटना जो इतिहास में वर्णित है। और लेकिन इसको जो कंपाइल किया गया है वो 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी के बीच में, या कॉमन एरा में, इसको भी 600 साल में किया गया है। अर्थशास्त्र जो है तीसरा सोर्स है, जो कौटिल्य, जिनको कि कई जगह चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णु गुप्ता भी कहा जाता है, उन्होंने इसको जो है करीब 4th सेंचुरी बीसी में लिखा है। तो वो एक रियलिस्ट अकाउंट है जिसको कि मैकियावेली टाइप का अकाउंट बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस का, अर्थशास्त्र। उसमें भी स्टेट के ओरिजिन के बारे में थोड़ी बहुत बातें हैं, वहां से लिया है। चौथा जो है एक बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट हम लोगों ने लिया है, वो दीघा निकाय से लिया है। दीघा निकाय, वहां पे ना बुद्धिस्ट लिटरेचर में 3 टाइप के पिटिका हैं, विनय पिटिका, सुत्ता पिटिका और अभी धम्मा पिटिका। उसमें से जो सुत्ता पिटिका है, बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, उसमें एक बुक है दीघा निकाय। उस दीघा निकाय में से एक जो सुत्ता है वो है अगना सुत्ता, मतलब डिस्कोर्स। अगना जो सुत्ता है या डिस्कोर्स है, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, फैमिली, सोसाइटी, स्टेट कैसे हुआ है ये वर्णित है। तो बुद्धिस्ट थॉट को भी हमने अगना सुत्ता में जो वर्णित है वो लिया है। तो ये 4 मनुस्मृति, शांति पर्व, अर्थशास्त्र और अगना सुत्ता से मैंने ये कंपाइल किया है कि ओरिजिन ऑफ स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। 3 हिंदू, 1 बुद्धिस्ट। अब आइए कि जो इससे प्रोबेबल क्वेश्चन क्या निकल सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम में। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड किंगशिप इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सिंपल, मतलब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी को। डिस्कस द थ्योरी ऑफ किंगशिप, मतलब किंगशिप कैसे जन्म लिया, और स्टेट का कैसे जन्म हुआ, ओरिजिन हुआ,
एज कंटेंट इन वेरियस एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एक ही बात को घुमा के लिखा गया है, डिस्कस द ओरिजिन, नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो तीनों क्वेश्चन लगभग एक ही हैं, लेकिन इसी तरह से आपको घुमा फिरा के वर्ड के प्ले से जो है क्वेश्चन बनाया जाता है। आई एम श्योर कि जब ये दोनों पार्ट में आप देखेंगे वीडियो तो आप इन क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे जो है मैं आपको बता रहा हूं कि एक जिस्ट बता रहा हूं कि जो स्टेट क्राफ्ट, स्टेट एंड स्टेट क्राफ्ट का जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो ऐसे, यदि आप पूरा पढ़ लेंगे दोनों वीडियो तो आपके जहन में जो बातें रह जाएंगी, जो जिस्ट, वो इस तरह का होगा। कैसा दिखता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, राज्य का, और स्टेट क्राफ्ट, इन दोनों का कैसा दिखता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है, दो स्ट्रीम में। एक है ब्राह्मणिक और एक है श्रमणिक। ब्राह्मणिक का जो मतलब होता है मैंने आपको बताया, वो ब्राह्मणिकल से आया है, जो हिंदू पॉलिटिकल थॉट है, जो आर्यन थॉट आप कह सकते हैं, वो है जो वेदा पे डिपेंड कर, जो डिपेंडेंट है, वेदा से निकलता है, जिसको श्रुति कहते हैं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, फिर पुराना, ये सारे जो हैं, एपिक भी उसमें आते हैं। इन सब सोर्सेस से जो निकल के आती है वो है हिंदू पॉलिटिकल थॉट। उसके अलग जो है, उसके अगेंस्ट में श्रमणिक पॉलिटिकल थॉट आता है, जो कि बाद में जिसका प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें सबसे पहले बुद्धिस्ट, फिर जैन आए, फिर सिद्धा, योगा, भक्ति, सब अल्टर्न, बहुत सारे जो हैं, जैसे कबीर एंड अदर्स आए। तो ये जो है एक रिएक्शन था हिंदुइज्म के अगेंस्ट में, जो कास्ट सिस्टम थी, वर्णा व्यवस्था थी, उसके अगेंस्ट में आया, और इसमें गरीब गुरुआ, सब अल्टर्न, इनको भी जगह मिला। उसमें मैंने केवल बुद्धिस्ट लिया है श्रमणिक में। आप ब्राह्मणिक श्रमणिक आगे पढ़ेंगे, अभी मैं केवल आपको दो धारा बता रहा हूं। यदि हम हिंदू पॉलिटिकल थॉट में हम देखें तो क्या दिखता है कि जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है, वो हिंदू पॉलिटिकल थॉट में वो डिवाइन दिखता है, वो दैविक दिखता है, कि देवताओं ने जो है, गॉड ने जो है क्रिएट किया है स्टेट को और किंग को, जिससे कि शांति के साथ में मानव अपना जीवन अर्थ पे बिता सके। नहीं तो फिर तो मारकाट है, एनार्की है, दी स्टेट नहीं है। तो डिवाइन और सेमी डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है। यहां पे ये माना गया है हिंदू पॉलिटिकल थॉट में कि जब स्टेट नहीं था, जिसको स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं, प्री स्टेट जो हमारा लाइफ कैसा था, जब स्टेट नहीं था, जब राज्य नहीं था, तो वो जो है ना मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय मतलब होता है लॉ ऑफ द फिशेज, मतलब कि बड़ी मछली छोटी मछली वो खा जाती है, कोई कानून नहीं है कि कोई रक्षा कर सके कमजोर का, मलजूम का। तो उसमें जो है राइट, मतलब माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एनार्की, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब कोई किसी को लूट ले, कोई किसी को मार ले, जिसके में बल है वही मतलब कि चल रहा है, बाकी। तो ये जो एनार्की वाला जो फेज था, टॉर्चरस फेज था, उसको स्टेट ऑफ नेचर मानती है हिंदू पॉलिटिकल थॉट में, और कहती है कि भगवान जो है, जब लोग एकदम तंग आ गए इस टॉर्चरस लाइफ से, तो भगवान को गुहार लगाया कि हे भगवान, इस लाइफ से बचाओ, ये मत्स्य न्याय से बचाओ। तो उसकी उस एनार्की को, उस टॉर्चर को खत्म करने के लिए देवताओं ने जो है राज्य की जो है रचना की और राजा की रचना की, ये माना जाता है। तो यहां पे एक ये भी है कि स्टेट, सोसाइटी, गवर्नमेंट, इन सब में क्लियर डिवीजन नहीं दिखता है, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में दिखता है। स्टेट जो है सोसाइटी का ही एक पार्ट दिखता है। सोसाइटी जो है वो खुद एक कॉस्मिक ऑर्डर जो है, ब्रह्मांड जो उसका एक पार्ट दिखता है, और ये सब जो है वो धर्म की ताकत से जो है वो मेंटेन्ड है। धर्म ही वो ताकत है, वो यूनिवर्सल मोरल लॉ है, एक शक्ति है जो कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखती है। उसी धर्म के चलते सूरज, चांद, तारे सब अपने अपने कक्षाओं में या अपने जगह पे स्थिर या घूमते रहते हैं, और उसी से जो है समाज बना रहता है, और उसी वही धर्म जो है वो स्टेट को भी जो है वो बनाए रखता है या उसको मेंटेन करता है। तो वहां पे कोई बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन स्टेट, सोसाइटी या गवर्नमेंट का नहीं दिखता है। जैसा मैंने बताया कि धर्म ही सब कुछ है हिंदू पॉलिटिकल थॉट में, वो यूनिवर्सल मोरल परसेप्ट है, यूनिवर्सल मोरल लॉ है, उसके कई कई मायने हैं। यहां तक जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करता है, जिसका पार्ट जो है सोसाइटी भी है, स्टेट भी है, गवर्नमेंट भी है। यहां पे धर्म को आप रिलीजन मत समझिएगा, धर्म मैं आगे बताऊंगा धर्मा और डंडा वाले में, तब आपको समझ में आएगा। अभी बस ये समझिए कि धर्म जो है वो एक तरह का यूनिवर्सल मोरल लॉ या यूनिवर्सल मोरल परसेप्ट है, जिससे कि सभी कुछ दुनिया में चलता है, आदमी अपना जीवन बिताता है, यहां तक कि जो समाज है वो बनाए रखता है, यहां तक कि सूरज, चांद, तारे भी उसी धर्म, मतलब अपने धर्म को पालन करके ही जो है वो आपको जीवन देते हैं।
नॉट क्लियर डिवीजन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल डोमेन। एक और देखता है कि स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल डोमेन जो है डियर स्टूडेंट, ये हमेशा पॉलिटिकल साइंस में इस पे रही है विवाद। इसमें होता क्या है कि एक सत्ता जो है वो दैविक सत्ता है, भगवान है, स्पिरिचुअलिटी है, परलौकिक है, नरक है, स्वर्ग है, कहां हम जाते हैं, क्यों आए हैं, ये है, ये स्पिरिचुअलिटी का डोमेन है, जिसको कि पुजारी, मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहां पे लोग जो हैं उसकी अलग रूल है रिलीजन का एंड ऑल। एक दूसरा डोमेन जो है वो है टेम्पोरल डोमेन। टेम्पोरल डोमेन मतलब कि राज काज, जो जीवन हम जीते हैं, पैसे, रुपये, बिजनेस, नौकरी एंड ऑल, उसको जो है कोई राजा देखता है, कोई रूलर देखता है, डेमोक्रेटिक हो कोई। अब इन दोनों में जमाने से जो है संघर्ष रहा है कि एक व्यक्ति जो है उस पर शासन किसका होगा, क्या वो राजा का होगा कि चर्च का होगा, मतलब मंदिर का होगा कि राजा का होगा, मतलब मस्जिद का होगा कि सुल्तान का होगा। तो ये जो है हिंदू पॉलिटिकल थॉट में इन दोनों में घालमेल दिखता है। मतलब कि राजा जो है वो खुद धर्म का पालन करता हुआ दिखता है, राजधर्म। राजा को जो है वर्ण आश्रम धर्म जो है उसको पालन करवाना है। राजा को धर्म के ऊपर राजा नहीं है, राजा भी उसी धर्म से बंधा हुआ है जिस धर्म से उसकी प्रजा बंधी हुई है। तो धर्म ही जो है सब कुछ दिखता है हिंदू पॉलिटिकल थॉट में। तो यहां पे टेम्पोरल डोमेन जो है अपने को स्पिरिचुअल डोमेन से अलग नहीं कर पाता है। इसको अलग करने की कवायद जो है हर पॉलिटिकल थॉट में चलती है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ने 15वीं 16वीं शताब्दी में सबसे पहले अलग कर लिया था, उसी को सेकुलरिज्म कहते हैं, जिसको इंडिया ने भी अपनाया। तो यहां पे वो सेकुलरिज्म नहीं दिखती है। यदि हम बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में देखें तो क्या नजर आता है कि यहां इंस्टीड ऑफ डिवाइन और सेमी डिवाइन थ्योरी, यहां पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिखता है ओरिजिन ऑफ स्टेट का, जो बहुत ही विकसित है। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आ गया, पढ़ेंगे हॉब्स, लॉक, रूसो, वो दिखता है जहां पे ये माना जाता है कि कोई भगवान ने क्रिएट नहीं किया राज्य को या राजा को, ये व्यक्तियों ने, लोगों ने खुद अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी जीवन को सुगम बनाने के लिए राज्य की जो है वो एक क्रिएशन की, अपने से बनाया, और राजा को भी उन्होंने बनाया, राजा को चुना उन्होंने। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में काफी ज्यादा है, वही बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में दिखता है। यहां पे धमा और अना, यहां पे जो धर्म को धमा कहते हैं, अना जो है एक तरह का वही टेम्पोरल डोमेन को कहते हैं, राजकाज, दुनियादारी। इन दोनों में थोड़ा सेपरेशन यहां पे देखने की कोशिश, मतलब अलग करने की कोशिश ज्यादा हुई है। मतलब हिंदू पॉलिटिकल थॉट से इन दोनों में दीवार खड़ी करने की ज्यादा कोशिश हुई है, सेकुलर बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब आप आगे और देखेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, तो इवन बुद्धिज्म भी जो है ना, वो चले गए एक ऐसे कॉन्सेप्ट, इसको चक्रवर्ती सम्राट कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसको कि बुद्धिस्ट या प्राकृत में कहते हैं ककावती धम्मिको धम्मा राजा, मतलब चक्रवर्ती सम्राट। यहां पे जो सम्राट है वो दोनों ही डोमेन का एक तरह से मालिक हो जाता है। वो टेम्पोरल डोमेन में भी लीडर है, मतलब राजकाज का भी राजा है, और वो स्पिरिचुअल लीडर भी अपनी जनता का हो जाता है। तो जब मतलब दोनों ही डोमेन चक्रवर्ती सम्राट में निहित हो जाता है, तो ये भी उसको रोक नहीं पाते हैं। मतलब कि धर्म और टेम्पोरल जो होता है, या धमा या अन्ना का जो मिश्रण है, उसको बुद्धिज्म भी नहीं रोक पाता है। स्टेट को जो है यहां पे एक इथिकल या मोरल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जो अपना ऑथोरिटी जो है वो धमा से ड्रॉ करता है। मतलब धर्म ही जो है वो उसको ऑथोरिटी देता है, सैंक्टिटी देता है, लेजिटिमेसी देता है, जस्ट लाइक हिंदू पॉलिटिकल थॉट। और वो गाइड करता है इंस्टीट्यूशन पीपल को वर्चुअस लाइफ लीड करने का इस दुनिया में, और साल्वेशन, मुक्ति अटेंड करने का, या जिसको निब्बाना वो कहते हैं, ट्रांसडेंटल या अदर वर्ल्ड में। तो देखिए कि स्टेट कितनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कि इस लोक में आपको वो अच्छा जीवन जीने की मदद करता है, उसके बगैर नहीं जी सकते हैं। यही चीज जो है वो एरिस्टोटल भी कहते हैं, यही प्लेटो भी कहते हैं, ये सब थॉट में है, इवन हिंदू पॉलिटिकल थॉट में। और वही आपको पारलौकिक दुनिया में जो मुक्ति है, साल्वेशन है, स्पिरिचुअल साल्वेशन, वो भी दिलाने में हेल्प करता है। तो इस तरह का स्टेट को एक समझिए कि बहुत ही ऊंचे पेडेस्टल पे रखा गया है, हाईएस्ट मोरल इथिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पे, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में भी और हिंदू पॉलिटिकल थॉट में भी। तो ये है इन नटसेल द जिस्ट ऑफ स्टेट इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ओके, अब आइए हम लोग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट जल्दी देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हम लोगों ने इसमें ही दे दिया है।
तो अब आपको तेजी से मेरे साथ आप बढ़ सकते हैं। जो इसमें लिखी हुई बातें हैं उसको गौर से आप 2-4 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग हिंदू पॉलिटिकल थॉट में देखते हैं थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब कि जन्म कैसे हुआ है, कैसे स्टेट ओरिजिनेट किया है। यदि मनुस्मृति में देखें तो स्टेट का जो नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर सॉरी, जो लाइफ जो स्टेट बनने से पहले था, जिसको कि प्री स्टेट आप जीवन कह सकते हैं, वो एकदम दुख से भरा था। जैसा मैंने बताया कि स्टेट ऑफ वॉर एज देयर वाज नो हार्मनी, पीस, गुडविल। अब कोई है ही नहीं ना जो आपके दो आदमियों के बीच में झगड़े में करे। अभी तो दो आदमी लड़ेगा तो पुलिस आ जाएगी, लेकिन यदि स्टेट नहीं है तो क्या होगा? जो बलशाली हो मारेगा, उसको मार के फेंक भी देगा तो कोई क्या करेगा? ये इस टाइप की बातें हैं। तो इट वॉज ए स्टेट ऑफ वॉर, डिसहार्मनी, मतलब एकदम कोई पीस नहीं है, कोई गुडविल नहीं है। हॉब्स का आप पढ़ेंगे तो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल कहते हैं। हॉब्सिनियन बहुत फेमस है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, जब स्टेट नहीं था। इसको हिंदू पॉलिटिकल थॉट में मत्स्य न्याय कहते हैं। मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है मत्स्य न्याय था कि बड़ी मछली जो छोटी मछली को खा जाती है, माइट इज राइट, एनार्की था। तो जब लोग एकदम रोने कलपने लगे इस टॉर्चर लाइफ से, तो वो लॉर्ड ब्रह्मा के पास गए जिन्होंने की दुनिया की रचना की है, और उनको कहा कि भगवान हमें बचाइए इस एनार्किकल लाइफ से, इस टॉर्चरस लाइफ से, जहां पे कोई हमें बचाने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा ने क्रिएट किया किंग को टू एंड द एनार्की, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर बाय पनिशिंग द विकेड एंड प्रोटेक्टिंग द वर्चुअस। तो स्टेट का क्या रोल था, राजा का क्या रोल था? जो कमजोर हैं लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करो, जो दुष्ट हैं, जो बलशाली हैं, उनसे उनकी रक्षा करो। यही मेन था इसके लिए, उससे पीस एंड ऑर्डर रहेगा। अब क्या हो गया कि दो लोगों के बीच में झगड़ा होगा तो एक हायर पॉलिटिकल ऑथोरिटी है उस झगड़े को निपटाने के लिए, और दोनों व्यक्ति को उसको मानना पड़ेगा। यही तो कोर्ट करता है। द किंग वॉज क्रिएटेड विद डिवाइन क्वालिटीज ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट गॉड। यहां पे चूंकि गॉड ने रचना की है, ब्रह्मा ने रचना की है, तो उसमें सभी जो बलशाली गॉड हैं उसके कुछ कुछ पार्ट को लेके किंग की रचना की गई है। जैसे मनुस्मृति कहता है कि उसमें जो बल जो है इंद्र का लिया गया है, जो राजाओं के राजा हैं। उसमें जो रेडियंस है, जो उसमें समझिए कि सूरज की तरह जो चमक है, वो सूरज से ली गई है। जो उसमें गुस्सा है वो यम, जो मौत का देवता है, उससे ली गई है। जो उसके धन है वो कुबेर से ली गई है, कुबेर वेल्थ का देवता है। और उसमें जो कूलनेस है, जो उसमें प्लीजेंट उसके जो पर्सनैलिटी है, वो चांद से ली गई है। इस तरह से राजा को एक समझिए कि दैवी जैसा जो है वो क्रिएट किया गया है। राजा जो है ह्यूमन रूप में देवता का रिप्रेजेंटेटिव है, गॉड इनकार्नेशन है। इसलिए मनुस्मृति कहता है वो बच्चा हो चाहे कैसा भी हो, उसको जो है उसकी पूजा करो, क्योंकि वो दैविक रूप है। यहां पृथ्वी पे वो आया है आपको शांति देने के लिए, आपको बचाने के लिए। So, however, the king was at best only representative of God. केवल वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है। Who was himself was bound to follow dharma. यहां समझिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से अलग है। वो कोई धर्म से ऊपर नहीं है, उसका अपना धर्म है, राजधर्म, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ना ही केवल उसको धर्म फॉलो करना पड़ेगा, उसको समाज में धर्म को मेंटेन भी करना है, उसको वर्णाश्रम धर्म को मेंटेन करना है। उसको ये देखना है कि लोग जो है धर्म का पालन करें। तो यहां पे जो है एक घालमेल आप देख सकते हैं स्पिरिचुअल डोमेन और टेम्पोरल डोमेन में। और जहां स्पिरिचुअल डोमेन हायर दिखता है, धर्म जो है वो राजा से भी ऊपर दिखता है। पीपुल ओबेड द किंग। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्यों था? क्योंकि एक डिवाइन ऑथोरिटी है, वो गॉड के द्वारा क्रिएटेड है, उसमें दैवी शक्ति है, इसलिए। और चूंकि आपको वो पीसफुल और ऑर्डर्ड लाइफ देता है, इसलिए उसकी जो है बात को मानिए, बहुत लॉजिकल है। दस बोथ स्टेट एंड किंग वॉज कंसिडर्ड डिवाइन क्रिएशन। यहां यह समझिए कि ये डिवाइन क्रिएशन माना गया है, राज्य भी और राजा भी। यदि हम महाभारत में देखें, जो शांति पर्व मैंने कहा, वहां पे राजधर्म का कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत ज्यादा वर्ड है, अगेन मैंने कहा कि आपके नोट के लिए है। यहां पे ये थोड़ा सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल दिखता है, मतलब कि ये पूरा डिवाइन नहीं है। देखिए कैसे, यहां पे दोनों चीजों पे है। इट वाज बेस्ड ऑन द नेसेसिटी फॉर पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ये एक सोसाइटी का रिक्वायरमेंट था कि हमको मत्स्य न्याय से मुक्ति मिले, जैसा मनुस्मृति में देखते हैं। तो लोगों ने लगभग एक तरह से जो है अग्रीमेंट करके बनाया था। अब देखिए आगे मैं पढ़ता हूं आपको। स्टेट ऑफ नेचर जो है वो जस्ट वैसा ही मनुस्मृति में, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई स्टेट नहीं था, कोई राजा नहीं है, कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं था, जस्ट पनिशमेंट। कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई जो है एडजुडिकेट करने वाला नहीं था। मतलब आपको दो आदमी में झगड़ा हो जाए तो उसमें कोई बीच बचाव करने वाला, कोई जस्टिस देने वाला,
कोई न्याय करने वाला नहीं था, कोई पनिश करने वाला नहीं था, दुष्टों को बचाने वाला नहीं था, कमजोरों को। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी महाभारत बोलता है कि लोग किसी तरह हैप्पीली रहते थे, हार्मोनियसली रहते थे बाय फॉलोइंग धर्म। यहां पे ये मनुस्मृति से अलग हो जाता है कि लाइफ कोई उतना टॉर्चरस नहीं था। लोग को गॉड गिवन धर्म का सेंस था कि धर्म क्या कहता है, राइटियसनेस, मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी कैसे करना चाहिए, उसको निभा करके लोग ठीक ठाक ढंग से रहते थे बिना राजा और बिना राज्य के। लेकिन क्या हुआ बाद में, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा और खास करके प्राइवेट प्रॉपर्टी, धन का जैसे ही आया, वैसे ही लोग जो है धन को छुपाने लगे, एक दूसरे से धन छीनने लगे, अपना घर अलग बनाने लगे। तब लोगों में लोभ, क्रोध, मोह, ये सारी जो चीजें हुई, उससे ह्यूमन वर्च्यू जो है डिग्रेड होता चला गया। ह्यूमन ने धर्म को छोड़ दिया और वो जो है बिल्कुल पतन उनका होते चला गया, नीचे गिरते चले गए। और वो क्या सही है क्या गलत है इसकी भी उनको अकल जो है चली गई, क्योंकि धर्म उन्होंने छोड़ दिया। तब जो है सोसाइटी जो है एनार्की में डूब गया, जो मनुस्मृति में कहते हैं। तब वहां मत्स्य न्याय हो गया, माइट इज राइट। अब तो मत्स्य न्याय तो मैंने आपको बता दिया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और फिर तो जीवन जो है वो अंधकार से भर गया और वहां पे कुछ भी नहीं रहा जिससे कि लोग जिंदा रह सके। तब सब लोग जो है यहां विष्णु के पास जाते हैं। वहां याद कीजिए ब्रह्मा के पास गए, ये कहता है विष्णु के पास गए, वहां प्रजापति, तो वो ब्रह्मा और प्रजापति एक ही है, तो एक समझिए कि यहां भी ब्रह्मा के पास गए, उनको उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम में से ही जो सबसे डिजर्विंग है, जो सबसे बलशाली है, सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, सबसे चमत्कारी है, उसको जो है हमें चुन दीजिए राजा के रूप में। तो यहां पे बड़े ही बेमन से विष्णु ने जो है पहला किंग जो है वो विराजस उन लोगों को दिया, विराजस नाम का, और उसको अपना कुछ पावर भी दिया। लेकिन उस विराजस में ऐसी कथा है कि एक किंग आया वेना, उसी के वंश का, जो बहुत ही क्रूर था, अब बहुत ही आर्बिट्ररी रूल करता था, उसको लोगों ने मार दिया। तो यहां पे समझिए कि यदि किंग क्रूर हो जाए, वो भी आतताई हो जाए, तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर जो है गॉड रिमूव कर दिया वेना को और पृथु को जो है राजा बनाया, और उसका जो सन था उसको राजा बनाया। तो इस तरह से उसमें दिखता है, एक ही तरह की बात दिखती है। फिर उसके बाद ये दिखता है कि एक एग्रीमेंट होता है, इसलिए यहां पे सेमी डिवाइन हो जाता है, सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। देयर वॉज एन एग्रीमेंट रीच बिटवीन द किंग पृथु, जो किंग पृथु और जो ऋषि मुनि थे उनके बीच में एक समझौता होता है। वहां उस समझौता में ब्रह्मा भी रहते हैं कि भाई देखो, तुम जो राजा बनाए गए हो, तुमको एक काम दिया गया है, यू विल मेंटेन पीस, ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड फॉरमोस्ट धर्मा। तुम अपनी भी धर्म को निभाओगे और जनता में भी जो है, समाज में भी धर्म का पालन हो, इसका इंश्योर करोगे। तो ये एग्रीमेंट हुई। तो ये पूरा पूरा डिवाइन नहीं था, ये सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल था। उसके बाद जो राजा था उसको ओथ दिलवाया गया गवर्नेंस का, ऐसे अभी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लेते हैं। क्या ओथ दिलवाया गया कि ही विल फियरलेसली अकम्प्लिश पीस एंड ऑर्डर एंड ऑल टास्क इन विच धर्मा इवनली रिसाइड। मतलब हम धर्म की रक्षा करेंगे, पीस ऑर्डर मेंटेन करेंगे, अपना सुख का ध्यान नहीं रख के प्रजा के सुख का ध्यान रखेंगे, वो सब कुछ करेंगे जिससे मेरी प्रजा जो है वो हैप्पी रहे, उनका उसका वेलफेयर सुरक्षित हो। हम कोई मेरे लिए नियर डियर नहीं होगा, हम भय या बिना पक्षपात के जो है वो न्याय करेंगे, सबको एक नजर से देखेंगे, हम कोई जो है किसी प्रजा में भेद नहीं करेंगे। इस तरह का उसने ओथ लिया राजा ने। तो ये कितना डिफरेंट है मनुस्मृति से, आप देख सकते हैं। यहां पे ये भी महाभारत में लिखा गया है, कहीं पे उसको राज्य कहते हैं स्टेट को, कहीं राष्ट्र कहते हैं जिसको अभी नेशन हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, कहीं जनपद कहते हैं, कहीं पुरा कहते हैं, ये सब स्टेट को नाम दिया गया है। तो नटसेल में देखिए तो महाभारत कहता है कि स्टेट ओरिजिनेटेड बाय डिवाइन इंटरवेंशन, लेकिन इट वाज नॉट डिवाइन, उसी बीच में से राजा चुना गया था। टू मेंटेन पीस, ऑर्डर, प्रॉस्पेरिटी एंड धर्मा, स्टेट इनेबल अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉमन गुड, मतलब एक इंडिविजुअल का गुड लाइफ को इंश्योर करता है, सोसाइटी के कॉमन गुड को इंश्योर करता है, और धर्म जो है वो पालन हो, जिससे कि इस लोक में भी और पार लोक में भी लोग जो है मुक्ति पा सके और यहां फुलफिल लाइफ लीड कर सके। ये स्टेट का काम दिखता है आज पर महाभारत। यदि हम तीसरा देखें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो इसमें बहुत कोई स्पेसिफिक ढंग से ओरिजिन ऑफ स्टेट की थ्योरी नहीं है। एक जासूस जो है वो सुना रहा है क्राउड को, भीड़ को सुना रहा है कि कैसे जो है स्टेट का ओरिजिनेशन हुआ है। उसके मुंह से जो है कौटिल्य अपनी बात कहना चाहते हैं, स्पाई के मुंह, जासूस के मुंह से।
उनका कहना है कि मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए, ये तीसरी बार आप सुन रहे होंगे, तो पूरे हिंदू पॉलिटिकल थॉट में यह है कि मत्स्य न्याय जो है वो था स्टेट ऑफ नेचर, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई जबकि हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं था, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही थी, मतलब कि जो बलशाली थे, दुष्ट थे, वो कमजोर और जो वर्चुअस थे उसको दबा रहे थे। उसको खत्म करने के लिए स्टेट की जो है रचना हुई। दिस इज बिकॉज इनहेरेंट वीकनेस, और ये वही बात कहता है जो महाभारत कहता है कि ऐसा मत्स्य न्याय क्यों हुआ, क्योंकि लोग धर्म से च्युत हो गए, मतलब धर्म से गिर गए। लोगों में जो है लोभ, मोह, क्रोध, दम, बल और शासन की चाह, स्वार्थ, ये सब जो हुई, और इन सब का कारण एक्चुअली जो है धन था, प्राइवेट प्रॉपर्टी था, और इंडिविजुअल फैमिली लाइफ जब लोग लीड करने लगे। सो पीपल इससे बचने के लिए मत्स्य न्याय से घबरा करके उसमें वो जी नहीं पा रहे थे, तो वो मनु के पास गए। अगेन एक मैथोलॉजिकल एक फिगर मनु, कि भाई आप मेरे राजा बन जाइए और हम लोगों को जो है पीस, ऑर्डर और धर्मा जो है मेंटेन करने में हेल्प कीजिए। इसके लिए उन्होंने मनु को कहा कि हम आपको अपना जो प्रोड्यूस होता है, ग्रेन होता है, जो धन होता है, उसका 1/6 हिस्सा आपको टैक्स के रूप में देंगे, और जो ट्रेड और बिजनेस से भी जो हम कमाते हैं उसका 1/10वां हिस्सा आपको हम देंगे। तो उसी को टैक्स कहते हैं, मतलब आप हमें जो है पीस, ऑर्डर और धर्मा मेंटेन करने में हेल्प करो, हम आपको टैक्स देंगे। तो इसको आप जो भी कर लीजिए, इसको आप लाइट वे में कहिए तो स्टेट इज ए गब्बर सिंह। तो आपको वो बचाता है, आपको क्रूर लोगों से बचाता है, आपको शांति से जीने देता है, तो आप उसको मेहनताने के रूप में उसको टैक्स देते हैं। Thus, state originated to maintain peace, order and welfare of the people. क्योंकि इसी के लिए तो स्टेट की रचना हुई कि लोग जो है मत्स्य न्याय से बच सकें, जो कमजोर भी हैं वो भी बराबरी से रह सकें, जो मजबूत हैं कोई उनको दबाए नहीं, जो वर्चुअस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा हो, जो दुष्ट हैं उनको पनिश किया जाए, जस्ट पनिशमेंट दिया जाए और शांति व्यवस्था हो, लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएं और पारलौक भी जो है वो सुधार सकें, उसमें भी वो निर्वाण प्राप्त कर सकें। लेकिन यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी ऑफ स्टेट है, कि एक राजा, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कौटिल्य में अर्थशास्त्र में कई जगह जो है वही मनुस्मृति टाइप की दिखती है कि एक दैविक रचना है, मैथोलॉजिकल है, स्टेट जो है उसको, और किंग को जो है दैवी पावर है, इस टाइप की बातें दिखती है। तो पूरी तरीके से आप नहीं कह सकते कि ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में उस टाइप का है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अब फाइनली यदि हम देखें तो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में जो मैंने कहा कि अगना सुत्ता से लिया है, वो कैसा दिखता है, मतलब एक मैंने लिया है श्रमणी बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट। देखिए यहां पे वो बिल्कुल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बदल जाता है, जस्ट लाइक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और ये बहुत ही प्राउड होना चाहिए हम लोगों को कि जिसको कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कहते हैं कि बहुत ही विशिष्ट फेज आया जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आया 16th-17th सेंचुरी में। यहां पे देखिए कि मतलब कितने पहले, हजारों साल पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में दिखता है। यहां पे एक बड़ी अलग टाइप से इन्होंने जो है स्टेट ऑफ नेचर को बुद्धिज्म ने देखा था अगना सुत्ता में। मतलब वो एकदम एक ब्लिसफुल लाइफ थी, मतलब एक मैथोलॉजिकल टाइप का दिखता है कि उसमें ना कोई जो ह्यूमन थे ना, ह्यूमन लाइक क्रिएचर, उनको कोई बॉडी नहीं था, कोई कलर नहीं था, कोई रंग नहीं था, मतलब वो हवा में तैरते हुए ब्लिसफुल केवल आत्मा थी, समझ लीजिए। उस तरह से वो कहते हैं कि जीवन की शुरुआत हुई अर्थ पे। और वो जो पीरियड था जो बॉडी लेस था, कलर लेस था, स्किन लेस था, वो सबसे अच्छा प्योर था, उसमें केवल सोल था। बाद में वो बॉडी एक्वायर कर लेता है, रंग एक्वायर कर लेता है, कोई काला हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई मोटा, कोई पतला, और फिर जो है लोग धन एक्वायर करते हैं और उसके बाद लाइफ का पतन हो जाता है। फिर जो है लोग में सोसाइटी में हायरार्की बनती है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई राजा, कोई रंग, और इनइक्वलिटी आती है और सब धर्म से जो है नीचे गिर जाते हैं। और तब जो है वो स्टेट की जरूरत पड़ती है। यही बात इन दोनों में लिखा है, आप देखिएगा सेम तरह का कि जो अभी आपको मैंने पढ़ाया, लोभ, मोह, क्रोध, माया, वो जब आती है, उस ईर्ष्या, द्वेष, मार काट, तब जो है मत्स्य न्याय हो जाती है। और तब लोग बचने के लिए, उस एनार्की से बचने के लिए, अब यहां पे बुद्धिज्म में ये कहते हैं कि उस एनार्की से बचने के लिए, या मत्स्य न्याय कर लीजिए, अपने ही बीच से जो सबसे एबल, सबसे मजबूत, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, सबसे गुणवान व्यक्ति को उन्होंने अपना राजा चुन लिया। उसको उन्होंने कहा महासमत्ता। महासमत्ता मतलब कि जो सबसे महान मानव हमारे बीच में, उसको चुन लिया। बिल्कुल उसमें कोई दैवी शक्ति नहीं है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है, ये प्योर सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। और उनको उन्होंने कहा कि हम अपना
एक छठा हिस्सा जो राइस का है, मतलब जो हम उगाते हैं राइस सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तो वो हम ग्रेट इलेक्ट को देंगे। इसको ग्रेट इलेक्ट कहा गया, महासमत्ता, जो चुना गया सबसे अच्छा आदमी। लेकिन और यहां पे एक बात और जानिए कि तो स्टेट या किंगशिप एरोज एज ए पुनिटिव, मतलब एक दंड देने वाला, जस्ट दंड देने वाला इंस्टीट्यूशन, जिसको कि मोनोपोली ऑफ फिजिकल फोर्स या वायलेंस है, लेकिन वो जस्ट फोर्स है केवल एंड करने के लिए एनार्की को और मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। ये तो बहुत ही क्लियर है ये जो सेंटेंस है। तो ये सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल इसको कह सकते हैं। क्यों? इसको भी प्योर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल इसलिए नहीं कहा गया है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, अनलाइक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये केवल जो है वो लोग और इस महासमत्ता के बीच में था। याद रखिएगा, मतलब इसमें लोगों के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, आपस में कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं बनी थी कि हम कैसे जीवन जिएंगे एक स्टेट के अंदर। केवल पीपल और वो महासमत्ता के बीच में था कि तुम जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, पीसफुल लाइफ हमको दो, हम अपना एक छठा हिस्सा अपने राइस का देंगे। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन डिवाइन तो बिल्कुल नहीं है। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया कि इट वाज बिटवीन पीपल एंड महासमत्ता, नॉट अमॉन्ग द पीपल। ये दोनों में फर्क था, और एक म्यूचुअल था, रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन था कि किंग जो है लॉ बनाएगा, अपनी कमांड जो है वो उसको मानोगे तुम लोग, और उसके बदले में किंग जो है आपको एक पीसफुल ऑर्डर्ड लाइफ देगा। तो यदि हम देखें डियर स्टूडेंट, तो क्या उभर के आता है ये जो एक लंबा डिस्कशन तकरीबन 45 मिनट का अभी तक हुआ है। तो इसमें आप देखिए कि स्टेट का जो मायने है, मैंने आपको पहले बताया कि इट इज ए हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सॉवरेन पॉलिटिकल कम्युनिटी। बहुत सारे इसमें वर्ड हैं। पहला है पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी वो कम्युनिटी, आप सोशल कम्युनिटी बनाते हैं, कल्चरल कम्युनिटी बनाते हैं, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी बनाते हैं, एजुकेशनल कम्युनिटी बनाते हैं, ये वो कम्युनिटी है जो पॉलिटिकली आपस में मिलते हैं, जो राज काज के लिए आपस में मिलते हैं, और वो एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिसको स्टेट कहते हैं। उससे बड़ा उस पॉलिटिकल कम्युनिटी का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो पॉलिटिकल कम्युनिटी खुद सॉवरेन है और अपनी वो सॉवरेनिटी जो है उस स्टेट के फॉर्म में दर्शाते हैं। जैसे कि भारत के हम सभी लोग जो हैं एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, और भारतवर्ष जो है जिसको हम इंडियन स्टेट कहते हैं, वो एक सॉवरेन एक एंटिटी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमारा है जो हमारे सॉवरेनिटी को दर्शाता है, और उसको हम स्टेट कहते हैं। So state is the highest institution of a sovereign political community residing in a fixed territory on a part of globe. इसेंशियल कंपोनेंट स्टेट का जो है वो सॉवरेनिटी है, उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है। टेरिटोरियलिटी है कि एक पर्टिकुलर भूभाग में रहते हैं, ऐसा नहीं कि पता नहीं है लोगों को कि इंडिया कहां से कहां तक है, बिल्कुल फिक्स्ड है। उस फिक्स्ड का एक फिक्स्ड पॉपुलेशन होती है जो पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर होते हैं। एक उसका एक इफेक्टिव गवर्नमेंट होता है जो इंटरनल शासन मेंटेन करता है, यहां कोई सत्ता बटी नहीं होती है, एकदम एक फिक्स गवर्नमेंट है एक टाइम में। और हमारा कैपेसिटी स्टेट का होता है डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए, भले ही उसको रिकॉग्निशन हो ना हो, ये मैं बार बार कह रहा हूं। आप तालिबान स्टेट को याद कीजिए, उसकी रिकॉग्निशन नहीं है लेकिन वो स्टेट है। स्टेट क्राफ्ट जो है वो स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स है, स्टेटमैनशिप। इसमें लेकिन निहित होता है कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है, उसमें राजा जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो राजा जो भी रूल कर रहा है उसका क्या गुण होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसको कैसे अपने स्टेट को मेंटेन करना है, कैसे उसको बचा के रखना है, क्या रिलेशन है एक रूल्ड और रूरल के बीच में, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है। ये सारी चीजों का अध्ययन जो है वो स्टेट क्राफ्ट के अंदर आता है। स्टेट ओरिजिनेटेड टू इंड द एनार्की मत्स्य न्याय। ये पूरे सब में, चाहे बुद्धिस्ट लीजिए, हिंदू पॉलिटिकल थॉट लीजिए, यही हुआ है कि जब स्टेट नहीं था तो मछली वाला कानून था, मत्स्य न्याय था। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एनार्की, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। इस टॉर्चरस एक एनार्किकल लाइफ से बचने के लिए लोग भगवान के पास जाते हैं। मनुस्मृति में देखें, विष्णु प्रजापति के पास, और कहते हैं कि हमें भगवान बचाइए, और फिर राज की उत्पत्ति होती है। या बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में वो अपने बीच में से सबसे जो एबल लोग होते हैं, मर्द होता है या मैन होता है, ऑफकोर्स वुमेन भी हो सकती है, उनको वो चुन लेते हैं, उसको महासमत्ता कहते हैं। और इन दोनों को ही, चाहे वो भगवान दे चाहे खुद चुने, उनको अपने आय का एक हिस्सा देते हैं टैक्स के रूप में कि आप हमें सेवा करो, कि हमें आप पीसफुल ऑर्डर्ड लाइफ दो जिससे हम जी सकें, और आपको हम इसके बदले में अपना एक छठा या एक 10वां हिस्सा हम देते हैं। स्टेट को जो है एक इथिकल मोरल इंस्टीट्यूशन माना जाता है दोनों हिंदू एंड बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में, जो इस लोक में इंडिविजुअल को मदद करता है एक पीसफुल ऑर्डर्ड फ्लरिश्ड लाइफ जीने को,
और पारलॉक में, ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में निर्वाणा प्राप्त करने में, स्पिरिचुअल साल्वेशन प्राप्त करने में भी हेल्प करता है। यहां एक बात और है कि ना तो स्टेट और ना ही राजा धर्म से ऊपर है, धर्म सबसे ऊपर है। और धर्म का क्या मायने है वो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो एक तरह का यूनिवर्सल मोरल परसेप्ट है, यूनिवर्सल मोरल लॉ है, और एक ऐसा ताकत है जिससे कि पूरी दुनिया चलती है। सूरज चांद सितारे भी उसी ताकत से चलते हैं, उसी ताकत से समाज भी चलता है, उसी ताकत से समाज बना रहता है। और समाज का ही एक पार्ट जो है राज्य दिखता है, स्टेट दिखता है, और राजा उसका जो है टॉप होता है। राजा भी अपने धर्म से बंधा है, ना ही केवल वो राज धर्म से बंधा है, बल्कि वो समाज में धर्म के पालन को सुनिश्चित करने के लिए भी उसकी ड्यूटी है। इस तरह का हमें जो है दिखता है नेचर ऑफ स्टेट, किंग एंड किंगशिप, हिंदू पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, हिंदू प्लस बुद्धिज्म में। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और यदि आप मेरे वो स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो के लिए, जो मैंने जिनके लिए नहीं बनाया, मतलब आप पीजीईटी या यूजीसी नेट, तो मैं आपको दो बातें कहूंगा। एक कि ये वीडियो आपको भी हेल्प करेगा, यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा, तो आप इसको देखें। लेकिन जिनके लिए मैंने प्राइमरली बनाया है, आपका कर्तव्य है एज ए पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी मेंबर कि आप उनको बताएं कि फर्स्ट ईयर जो FU GP के जो स्टूडेंट हैं कि आपके लिए सर एक सीरीज चला रहे हैं, आप उनको देखिए। ये आप एक फेवर करेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए। और यहां से जो है आप डियर स्टूडेंट, जो एग्जाम की जो गाइड है, ऑफ कोर्स अभी इस पेपर की गाइड तो आनी बाकी है, लेकिन हर गाइड आप यहां से अपनी सेमेस्टर एग्जाम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे लिखिए। मैं कोशिश करूंगा, भरसक कोशिश करूंगा आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन को जवाब देने की। थैंक्स। मिलेंगे बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर के, तब तक के लिए विदा।